अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खरीद होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है ए मेरे हमनफ्स। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, जाकर मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब और वीडियो को लाइक भी किया करें, बहुत कंजूस है, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। एक ज़माने तक मैं यही समझती थी कि फूलों की खुशबू, गिरदोनवा पर फैली खुशबू, फितरत की खुशबू मेरी रूह तक हलूल हो जाती है। लेकिन मैं गलत थी। सख्त लहजों की खुशबू, महबूब लहजों की खुशबू, असल में ये दोनों खुशबू ही इंसानी जिस्म में हलूल होती हैं। जिसको जो खुशबू में असर होगी, इंसान वैसा बनता जाएगा। यार अभी तक तुम पहुंची नहीं। बाज़ दफ़ा रास्ते की रुकावटें सफ़र को तो हालत में तब्दील कर देती हैं। तुम और तुम्हारे मन तक आ रही हूँ एमन, थोड़ा सा सब्र। एमन यार ट्रैफिक बहुत है, फंस गई हूँ। रिक्शे वाले अंकल को कहा है कि कोई शॉर्टकट ले लें, लेकिन मैं यार फंस चुकी हूँ। आज की मैं क्लास मिस नहीं कर सकती। रूही यार जल्दी से आ जाओ, तुम्हें याद है ना आज हमने इस क्लास में सहरा की पेंटिंग करनी है और ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। एमन जब ताया जान के साथ जा रही थी तो तुम तो मुझे भी ले जाती, या यूं ख्वार तो नहीं होना पड़ता मुझे। खैर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ पहुँचने की। कार को बंद करते ही रूही सरा की पेंटिंग के बारे में सोचने लगी। एक ख्याल था जो रूही ने सरा के मुतालिक सोचा था। जब रूही पहुंची तो क्लास अभी शुरू ही हुई। एमन को देखते ही रूही उसके साथ बैठ गई। आज सब स्टूडेंट ने सरा की पेंटिंग करनी थी। ये समर वेकेशन का एक कोर्स था जो रूही और एमन ने कॉलेज से फरागत के बायस ज्वाइन किया था। यूँ तो उसका दौरानिया 1 साल से 2 साल तक मुहित था, लेकिन रूही और एमन ने 6 माह का कोर्स ज्वाइन किया था। रूही का पेंटिंग में इंटरेस्ट शुरू से ही था। वो करती भी रही थी जब कभी वो पढ़ाई से फारग होती। वो एक अब मौका मिला था कि वो किसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए कर सके। लेकिन रूही जानती थी कि कॉलेज के स्टार्ट होते ही वो स्टडी और अपनी पेंटिंग के शौक को एक साथ मैनेज नहीं कर सकेगी। किसी एक को खैराबाद कहना पड़ेगा। रूही के ताया जब एमन को घर लेने के लिए गाड़ी में आए तो उसे रास्ते में रूही को भी ड्रॉप कर दिया। रूही के अब्बा कमाल अहमद और एमन के अब्बा जमाल अहमद सगे भाई थे, लेकिन दोनों भाई इकट्ठे नहीं रहते थे। वजह ये थी कि रूही के अब्बा के माली ही हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ऐसे में रूही की ताई ताने देते हुए ग्रेज नहीं करती थी। इसी वजह से दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया। रूही और एमन हम उम्र ही थी। दोनों जब 12 साल की थी तो उनके घर अलग हो गए थे, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत फिर भी कायम थी। रूही का एक बड़ा भाई अली कमाल अहमद था जो रूही से 2 साल बड़ा था, और एमन सिर्फ एक ही बहन थी। इसलिए घर अलग होने की वजह से एमन खुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी। नए घर में जाने से चंद साल बाद ही एमन की माँ की डेथ हो गई। ऐसे में एमन खुद को बहुत तनाव महसूस करती थी, और अपने अपने बाप जमाल अहमद के बहुत इसरार पर वो अपनी चाची साइमा बेगम की तरफ कुछ दिनों के लिए आ गई थी, या कहीं दिल बहल जाए। 18 साल की उम्र में एक दफ़ा फिर से इस घर में आकर रहने लगी थी, जहाँ से एमन की माँ एमन को ज़बरदस्ती बरहा फुसला कर ले गई थी। पहले ही कदम रखते ही उसे पुरानी बीते हुए लम्हे याद आने लगे। एमन को अपने चाचा की तरफ आए अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि वो बहुत खुश थी यहाँ, और दो दूर अंदर उसकी ख्वाहिश भी थी कि वो अब सब साथ रहें। वो अपनी माँ के जाने के बाद अपने घर में अकेला फील करती थी, लेकिन अयमन के अब्बा की क्लास ऐसी थी कि वो ऐसे सदा से घर में अब रह नहीं सकते थे, और अयमन अपने चाचा को भी नहीं कह पा रही थी कि हमारे साथ रहें, कि चाचा जान बुरा ना मान जाए। हर शाम एमन के अब्बा एमन से मिलने आते और वापस चले जाते। एमन 2 माह तक अपने चाचा के घर रही थी। फिर आखिर दिल मजबूत करके अपने घर लौट आई थी। अब न जाने दिल को मजबूत किए घर लौटी या दिल को हारे। एमन को 18 साल की उम्र में अपने कज़न अली से मोहब्बत हो गई थी, जबकि अली एमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वजह ये थी कि पुराने अख्तलाफात का कीना अली दिल में भरे बैठा था। इसी वजह से जब एमन यहाँ आकर रहने लगी तब से अली को वो चुभने लगी कि ये क्यों यहाँ आ रह रही है। घर में भी ववेला मचाया, लेकिन सब ने समझाया तो समझ गया कि कुछ वक्त की ही तो बात है, लेकिन आगे मामले क्या होने वाला किसी को क्या खबर। अली की मोहब्बत को दिल में पाले एमन अपने घर लौट आए और फिर अपनी स्टडी में बिजी हो गई, लेकिन अली का ख्याल हमेशा ही रहता। रूही और अमन क्लास फेलो थी, दोनों एक ही कॉलेज में जाती
दोनों की आपस में बहुत बनती थी, लेकिन दोनों बहुत मुख्तलिफ थी। रूही हिजाब और नकाब करने वाली लड़की थी और एमन मॉडर्न सी लड़की थी। कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यूँ 4 साल तक एक साथ एक पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। रूही की यूनिवर्सिटी में एक दोस्त बन गई, आयशा उमर। वह काफ़ी पुरानी सोच के ख़्यालात से ताल्लुक़ रखती थी। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन रूही के पास अल्फाज़ का भरम था जिससे आयशा ठीक हो जाती थी। आयशा इस्लामाबाद में गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और कम ही घर वालों से मिलने जाती थी। वह बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की इजाज़त मिली कि ऐसा ना हो कि घर वापस जाऊँ तो कभी वापस ना आ पाए। रूही ने तो बहुत दफ़ा कहा कि हॉस्टल की बजाय उसके घर रह ले, लेकिन आयशा ये कहकर मना कर देती कि तुम्हें तो मालूम है कि उसके घर वाले कैसे हैं। आज रूही के घर आयशा और एमन शाम के खाने पर आई थी। घर में गहमा गहमी का आलम था। घर में सब मौजूद थे, रूही की अम्मा अब्बा, लेकिन अली अपने कमरे में था। खाने की टेबल पर सब मौजूद थे। रूही अली को बुलाने गई। अली खुद ही आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि एमन भी आई है, लेकिन रूही के कहने पर उसे आना पड़ा। सबका वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा। अली को पहली नज़र में आयशा बहुत अच्छी लगी। सब आपस में बातें कर रहे थे। आयशा भी यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन ज़्यादा खुद से बातचीत नहीं कर रही थी क्योंकि वो रूही की तरह पहली दफ़ा आई थी। लेकिन घर के लोग बहुत खुशगवार मिजाज के थे, जिसके लहजों में अपनायत महसूस होती थी। ऐसे में पहली बार अली ने खुद से आयशा से बात की थी। तो मिस आयशा, आप स्टडी के अलावा क्या करती हैं? इस अचानक सवाल पर आयशा परेशान होगी। मैं घर में आयशा की घबराई हुई सूरत-हाल को देखते हुए रूही बोली, आयशा के कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इसमें पढ़ाई के। आपको पता भाई, आयशा हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर। रूही तुम्हारी दोस्त गूंगी है क्या? अरे भाई, मेरे दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। इन सब खुशगपियों में किसी का दिल अचानक से बुझ सा गया था। एमन, जो कितने सालों से चाहती थी कि अली उससे बात करे और पहली दफ़ा खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन कि अली ने हमेशा गुस्से से जवाब दिया। एमन यही सोचती रही कि शायद अली का मिजाज ही ऐसा है और उसकी मोहब्बत कितने सालों से दिल में छुपाए बैठी थी। लेकिन आज वो अली की आंखों में आयशा के लिए दिलचस्पी देख सकती थी। बाकी का वक्त एमन यूं ही बुझी बुझी सी रही थी। अगले दिन कॉलेज में एमन आयशा से काफ़ी दूर दूर रहने लगी थी और रुखरे तरीके से बात करने लगी। जब अली किसी भी रूही को लेने आता तो बड़ी गहरी दिलचस्पी से आयशा को देखता। ये सब एमन देखकर बहुत तड़पी थी। आज उनका छुट्टियों से पहले आखिरी दिन था और आयशा तो वापस घर जा रही थी और रूही ने सोचा था कि वो पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ले। एमन की तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कभी कभार अली रूही को लेने आ जाता तो उसे देखने के बहाने पर रूही के साथ पेंटिंग क्लास को ज्वाइन करने का सोच लिया। लेकिन ये बहुत कम ही था कि अली लेने आता। आज सहरा की पेंटिंग के वक्त रूही ने अपने ऊपर किसी की नज़र की तपिश को महसूस किया, लेकिन जब सर उठा के इधर उधर देखा तो किसी को अपनी तरफ देखते ना पाया। हाल में बहुत से लड़के लड़कियां अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। रूही भी अपना सर झटकती हुई दोबारा से पेंटिंग शुरू कर दी, लेकिन दूर की कई मील मोहम्मद उसे अपनी निगाहों के सामने लिए हुए था। जो रूही को देख रहा था, इसको स्केच कर रहा था। इस बात को ध्यान में रखते कि रूही महसूस कर रही है कि उसे कोई देख रहा है, तो चोर नज़रों से उसे देखा। रूही अबाया में मलबूस थी और मुंह नकाब से कवर था। मीर ने ऐसी खूबसूरती नहीं देखी जो कवर होने के भी बाद झलक रही थी। मीर मोहम्मद यहाँ कभी कभार आया करता था। बहुत पुराना स्टूडेंट था और अब भी कभी शौक में आ जाता। आज भी बस दिल चाहा तो आ गया, वरना तो वो अपने अब्बा के साथ बिजनेस में हेल्प करवाता था। 27 साल में पहले ही कामयाबियाँ मीर ने समेट ली थी। मीर स्केचिंग में मसरूफ़ था कि उसे अपने अब्बा की कॉल आई। जैसे पिक करते ही मीर ने अपनी तमाम चीज़ें समेट कर फ़ौरन निकला कि पार्किंग एरिया में रूही से टकराया। सॉरी मैडम, ध्यान से चला करें मिस्टर XYZ। उफ, मैडम को गुस्सा भी आता है। चले मैडम, आपको बाद में देखते हैं। मीर खुद से बातें करता हुआ वहाँ से निकला और गाड़ी जन से उड़ाई। बड़ा ही कोई सरफिरा इंसान है। क्यों यार रूही, गुस्सा कर रही हो जाता है कभी कभार। चलो जल्दी से घर चलो। एमन, आज अली भाई नहीं आएंगे तो मुझे छोड़ दो। ये सुनकर एमन के दिल को एक हार्ट बीट हुई। ओके, मैं छोड़ देती हूँ। आशा को अपने गांव आए अभी चंद ही दिन हुए थे कि उसका यहाँ दम घुटने लगा। उसे रह रहकर इस्लामाबाद याद आने लगा। रोज़ कोई रिश्ते वाली आंटी रिश्ता ले आती। रोज़ उसकी उम्र को लेकर उसे बातें सुननी पड़ती थी कि तुम्हारी उम्र निकली चुकी है शादी की। इस सब में आयशा का दिल फटने को
پڑنے لگتا کہ اب کیا کرے، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ سوچوں کا سفر طویل ہوتا جا رہا تھا، روتے روتے رات گزر جاتی۔ عائشہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن یہاں سے وہ تعلق رکھتی تھی، پرانے خیالات کی وجہ سے وہ مسلسل تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہی تھی پاتی۔ ایک کلاس پاس کرنے کے بعد 1-2 سال تک گھر والوں کو سمجھاتے سمجھاتے گزر جاتی کہ اسے پڑھنے دیا جائے۔ اب عائشہ BS کر رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر 28 سال تھی، اور جہاں وہ رہتی تھی وہاں 28 سال کی لڑکیوں کا ہونا ٹو مچ تھا۔ عائشہ رہ رہ کر پچھتاتی کہ اس نے کیوں پڑھائی کا فیصلہ کیا۔ عائشہ کا اسٹڈی کے علاوہ کوئی شوق نہیں تھا، لیکن گھر آ کر وہ خود کو مصروف کرنے کے لیے شاعری پڑھتی تھی اور خود جو اچھی لگتی اور اپنی ڈائری میں لکھ لیتی۔ سمر ویکیشن عائشہ کی ایسے ہی گزری روتے دھوتے۔ چھٹیاں ختم ہونے کی وجہ سے روحی نے پینٹنگ کلاس کو چھوڑ دیا۔ آج ان کا پہلا دن تھا، عائشہ بھی آ گئی تھی۔ روحی کو عائشہ کچھ اداس سی لگی، لیکن اس نے خود نہیں پوچھا کہ آج جب عائشہ کو لگے گا تو خود ہی بتا دے گی۔ بابا آج مجھے اکیڈمی جانا ہے۔ میر کون سی اکیڈمی؟ بابا آپ کو پتا تو ہے، پینٹنگ کے لیے جاتا رہتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں۔ ویسے بھی آج آفس میں کوئی کام تو نہیں ہے، جو تھوڑے تھے جو تو تھوڑے بہت۔ بابا پلیز آپ دیکھ لیجیے گا کہ بیٹا بے فکر رہو۔ میر بہت خوش تھا، آج بہت دنوں بعد اس لڑکی کو دیکھنے کا۔ نام تو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن آج وہ معلوم کر لے گا۔ جب میر اکیڈمی پہنچا، ہر جگہ اس لڑکی کو دیکھا، اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میر خاموش خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی نظر آئی جو اس کے ساتھ نظر آتی تھی۔ ہیلو میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے۔ یہاں ایک لڑکی تھی جو آیا۔ ہاں وہ روحی۔ میر نے زیر لب روحی کہا۔ جی روحی، وہ آج کیوں نہیں آئی؟ وہ دراصل روحی نے ویکیشن میں یہ کورس جوائن کیا تھا اور اب ان کی ویکیشن ختم ہو گیا، اس لیے نہیں آ رہی۔ میم وہ کہاں پڑھتی ہے؟ میر وہ میر نے جہاں وہ پڑھتی تھی تمام انفارمیشن لے لی۔ آپ کو کوئی کام تھا روحی سے؟ ہاں نہیں جی نہیں، مجھے کام تھا۔ عائشہ آج یونی کے بعد روحی کی طرف آ گئی اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ روحی کے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے جو اس کے ابا کے جانے والے تھے۔ ایک ضعیف مرد کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو لگ بھگ 20 سال کا ہوگا۔ وہ اپنے دادا کے ہمراہ ان کے دوست کی طرف آیا تھا اور روحی کے ابا نے اس کو کہا، بیٹا یہ تمہاری پھپھو، اتنی چھوٹی سی پھپھو۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سب ہنسنے لگے۔ ہاں بھائی، تمہارے دادا کا میں دوست ہوں، اس لحاظ سے میری بیٹی تمہاری پھپھو ہی ہوئی۔ روحی بس ملنے آئی تھی، اب وہ واپس عائشہ کے پاس آ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ روحی نے دروازہ کھولا تو آگے معیز تھا۔ ہیلو گرلس، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ دراصل میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ شور آ جاؤ معیز، یہ میری دوست عائشہ، یہ معیز میرے ابا کے اس کا پوتا ہے۔ ہیلو معیز۔ ہائے روحی، تو میری پھپھو لگتی ہے۔ میں آپ کو کیا بولوں؟ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تم مجھے آنٹی بولو، تاکہ میرے اندر جو تھوڑی بہت لڑکی رہ گئی ہے وہ اب کسی کی محبت کا انتظار نہیں کرے۔ یہ کہتے ہی عائشہ نے کہکا لگایا، کیونکہ معیز اور روحی دونوں منہ کھولے عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ اف یار، مذاق کر رہی تھی امیز، تمہارا جو دل چاہے مجھے بلا سکتے ہو۔ صورتحال کافی آکورڈ سی محسوس ہوئی، اس لیے اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ روحی میں جاتی ہوں، صبح یونی میں ملتے ہیں۔ روحی عائشہ کے پیچھے آئی۔ اور یار عائشہ، کیا ہوا ہے؟ تم نے رکنا نہیں تھا ابھی؟ نہیں دیر ہو رہی ہے، کل ملتے ہیں، خیال رکھنا اپنا۔ امیر محمد نے روحی کو یونیورسٹی کا پتہ کیا اور جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس کا ہیڈ اس کے ابا کا دوست تھا۔ تو میر نے اپنے ابا سے بات کی کہ مجھے انکل کی یونیورسٹی میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے، ہر روز 1-2 گھنٹہ بس۔ یونی کس کا لیے میر؟ میں نے سنا ہے بابا انکل کی یونیورسٹی میں لائبریری بھی بہت وسیع اور بہت اچھی کتابیں ہیں وہاں، تو مجھے مطالعے کے لیے جانا ہے، پھر وہاں سے میں آفس آ جایا کروں گا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اوکے بابا۔ میر کو یونیورسٹی کی اجازت مل گئی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی آیا اور اس کی نظریں جس کو تلاش کر رہی تھی بالآخر اسے ملی گئی۔ میر نے بات کرنا چاہی، لیکن کوئی ایسا موقع ہی نہ ملا کہ وہ بات کرتا۔ پھر تھوڑی دیر وہ لائبریری گیا، پھر آفس کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہفتے کے ہو گئے میر کو آتے، لیکن ابھی تک اس نے روحی سے بات نہیں کی تھی۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ بات کرے گا۔ روحی اور عائشہ ایک اپارٹمنٹ کے 2nd فلور پر ایک بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میر نے روحی کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا دونوں پریشان نظر آ رہی ہیں، واپس مڑنے لگا کہ ان کی باتیں سن کر ٹھہر گیا۔
आयशा तुम क्यों परेशान हो? जब तुम घर में भी आई थी तब भी परेशान थी। मरीज़ ने भी बहकी-बहकी बातें कर रही थी। यार मुझे बताओ तो क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो मिल के हल करेंगे निकालते कोई बात नहीं रूही। चलो कंटिन्यू चलते हैं। आयशा उठने लगी तो रूही ने उसका हाथ पकड़ कर बिठा लिया। घर का कोई मसला है क्या? बताओ। कुछ नहीं रूही, चलो चलते हैं। नहीं बैठो, बोलो अब क्यों रो रही हो यार? आयशा मेरी तरफ देखो यार, क्या हुआ? रूही ने आयशा को गले लगाकर चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो तो और रोने लगी। चुप, बिल्कुल चुप, जो है मसला है मिलकर हल करेंगे। अच्छा अब बताओ मुझे, तुम्हें तो पता है मेरी पढ़ाई के लिए मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी नहीं मानता था। मैंने बहुत मुश्किलों से इजाज़त ली। इजाज़त ना मिलने के चक्करों में मेरी उम्र बढ़ती गई और मेरा तालीमी दौरानिया इन सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहा। वो साल तो मैं किसी भी तरह से तालीम हासिल नहीं कर पाई। अब जो कि मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है तो मेरी शादी का सोच रहे हैं ये सब। और मेरी जो उम्र है हमारे गाँव में इस उम्र को टू मच माना जाता है। और ऐसे में कोई बूढ़ी हो गई हूँ। आशा तुम कोई बूढ़ी नहीं हुई हो, देखो मुझसे बड़ी हो तुम भी। मैं मेरे जितनी लगती हो। कोई कह नहीं सकता कि तुम मुझसे बड़ी हो। तुम इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट किन सोचों में पड़ी? रूही, ये डिग्रियां, ये इंटेलिजेंस, ये स्मार्टनेस सब हम ही समझ सकते हैं, पर लोग लोग इससे बरकस हैं वो ये सब नहीं समझते। ये कहते हुए आयशा फिर से रोने लगी। चुप करो आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा, हाँ पता है आयशा, मैं सोचती हूँ ये लोगों ने शादी के लिए एक नंबर क्यों फिक्स कर दिया है कि 20 की होगी लड़की तो शादी कर दो। अगर कोई 25 की होगी तो जिस तरह ऑक्सीजन ज़रूरी है इंसान के लिए, इसी तरह शादी की बात सुबह शाम करके उस लड़की का जीना हराम कर देते हैं। जबकि ये सब किस्मत है ना। जब अल्लाह चाहे जैसे हम इम्तिहान में जहाँ बैठते हैं तो डिग्री के लिए एलिजिबल होगा जो पास होगा, और वो पास वो होगा जिसने मेहनत की होगी। सबको ऐसे तो नहीं ये डिग्रियां थमा दी जाएंगी कि इसकी उम्र इस क्लास से ज़्यादा हो तो उसे ये डिग्री दे देनी चाहिए। इसी तरह शादी ये है कि ये उम्र के नंबर पर मुनसर नहीं है। अब तुम सोच रही होगी कि शादी में कौन सा इम्तिहान, कौन सी डिग्री, कौन से नंबर। मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में ये सब सवालात गर्दिश कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी का इम्तिहान है जिसका सबसे बड़ा मोहतमिन अल्लाह है। मैं जानती तुम्हारा दिल दुखता है लोगों की बातों से, लेकिन तुम सब्र करो और लोगों की बातों पर सब्र करना ही तो हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इस इम्तिहान की कामयाबी को यकीनी बना लो। यकीन अल्लाह पर होगा तो तुम्हें ही कामयाबी के वो रंग लगे कि तुम खुद हैरान तहरी से सोचती हो रहोगी। बस एक पुख्ता यकीन के वो वक़्त आएगा जिसमें सब तुम्हारे हक़ में होगा। मैं समझ गई रूही। अब मैं कभी कुछ ऐसा नहीं सोचूँगी। फिर किसी मुस्कुराहट से आयशा रूही को देख कह रही थी, उफ़ आयशा यार कितनी हसीन लग रही हो। मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। मीर मोहम्मद दूर खड़ा ये बात सुनकर हँसने लगा। या बेवकूफ़ लड़की, फिर मेरा क्या होता? आयशा, अब रोना बंद करो, मुस्कुराओ। और रूही आयशा को तंग करते हुए उससे बार बार पुकार रही थी, आयशा आयशा ओ आयशा ओ आयशा। हंसती हुई उल्टे कदम वो चल रही थी कि एक दीवार पर हाथ रखते हुए उसका सहारा लेने लगी। दीवार से वह सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई। रूही ये देख के आगे को भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही नीचे की तरफ भागने लगी, ये देखते हुए कि मीर भी रूही के पीछे भागा। आयशा के सर पर बहुत गहरी चोट लगी और वो बहुत खून बह चुका था। मीर ने आयशा को उठाते हुए कहा, मिस रूही आप मेरी साथ चलें, हम इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। आयशा को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तदफीन के लिए आयशा के घर वाले लेकर चले गए और रूही माजी ये सोचते हुए आंसू बहा रही थी। हेलो हेलो, मैं हूँ आयशा उमर। मोइज़ ये है मेरी दोस्त आयशा उमर। रूही पुप्पो है तो आपको क्या बोलूँ, तुम्हारी दोस्त गूंगी है क्या? इतना जाने कितनी आवाज़ें एक साथ रूही के जहन को बोझल कर रही थी। आयशा के जाने के बाद एक हफ्ता हो गया। रूही यूनी ही नहीं आ रही थी। अभी भी रूम में बैठी रो रही थी। अली कमरे में दरवाज़ा नोक करते अंदर आया। आयशा दीवार से टेक लगाए जानों में बैठी रो रही थी। अली को देखते ही उसने मुंह दूसरी जानब कर लिया। काफ़ी देर दोनों खामोशी रहे। फिर अली ने कहा, रूही मैं तुम्हारी दोस्त को बहुत पसंद करता था। यूँ कह सकती हो कि उसे देखते ही मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं बस वेट कर रहा था कि इसका ये लास्ट मैच से ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसे बताऊँ। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कुछ प्लान होते हैं और किस्मत के कुछ और प्लान। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ऐसे कितने दिन तुम खुद को रूम में बंद रखोगी? उठो और शाबाश, फ्रेश होकर बाहर निकलो, सब में टाइम गुजारो, सब नॉर्मल हो जाएगा।
नॉर्मल भाई अच्छे दोस्तों का जाना रूह को हल्का कर देता है। शायद भाई सबको सब मिल नॉर्मल लगने भी लग जाए, लेकिन हम नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहते हैं। इंसान बहुत बड़ा एक्टर है, उसे पता है कहाँ रोना है और कहाँ ड्रामा करना है, और ये एक्टिंग करते करते हमारी रूहें खोखली हो जाती है, क्योंकि हमें कभी गम बनाते ही नहीं दिया जाता, कभी हमें रोने ही नहीं दिया जाता, हम बस चुप करवा दिया जाता है ज़बरदस्ती का मुंह पर सजा कर हँसा हँसना सिखाया जाता है। इसलिए हम कभी हील ही नहीं होते, क्योंकि हमने गम को अंदर कहीं छुपा लिया है। इसका एक ज़ख़म दिल पर लग जाता है और ज़ख्मों को करेदने पर फिर से खून रसने लगता है। और पता है भाई, आयशा भी परेशान थी और मैं इसे ज़बरदस्ती हँसाती थी। अब मैं गिल्ट में हूँ, उसे रोना था और मुझे उसे रोने देना चाहिए था। अली खामोशी से रूही के रूम से चला गया। अली के जाने के बाद रूही आयशा का बैग देखने लगी, जो आखिरी दिन से रूही के पास था। बैग खोलने पर एक डायरी मिली जिस पर शायरी लिखी हुई थी। रूही को बहुत हैरत हुई, क्योंकि आयशा ने कभी बताया ही नहीं। शायरी पढ़ते हुए ऐसा सुबह शायरी के जरिए दिल का गम ज़ाहिर करने की कोशिश की गई थी। पहले समय पर कुछ यूँ था: 17 की उम्र से सफ़ेद बाल मेरे, मुझसे मत पूछ, घर के हालात मेरे, अच्छा लगता है बहुत आईने से बात करके, बहुत मिलते हैं इस लड़की से मेरे ख्यालात मेरे, बचपन से थी जन्नत की तलब मुझे, जन्नत के कैसे हैं अमाल मेरे, इस शायरी से पहले मुझे मौत आ जाए, वक्त बोलना बहुत तकलीफ़ देगी तुमको सवाल मेरे। 2 हफ्तों बाद रूही यूँ आई। सब ऐसा था, लेकिन रूही के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। मीर रोज़ आता था कि शायद आज रूही आ जाए, भला आखिर आज रूही आ ही गई। मीर रूही को देख रहा था, जो खामोश सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मीर भी रूही के साथ आकर बैठ गया। हेलो मिस रूही, शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मुझे आपकी दोस्त आयशा का बहुत अफसोस हुआ। आप वही है ना जो अस्पताल लेकर गए थे? जी मैं। मीर ये सुनते ही पहले ही रूही वहाँ से चली गई। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ रूही मीर को पसंद करने लगी, लेकिन बात फिर भी नहीं कि ऐमन आयशा की वजह से रूही से दूर-दूर रहने लगी थी। लेकिन अब ऐमन फिर से रूही से बात करके चिट कर लेती थी और इसके साथ वक़्त गुज़ारती थी। ऐमन के साथ उसकी एक दोस्त शानज़ें भी थी, जो मीर को लाइक करती थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियाँ मीर को लाइक करती थी। मीर आज़ाद ख़्याल था और वो सबसे बात भी कर लेता था, लेकिन शानज़ें का हद से ज़्यादा बढ़ना, ये सब नोट करते थे। मीर को अक्सर कहती थी कि मुझे घर ड्रॉप कर दे, और उसके साथ बातें करते के बहाने तलाश करती थी। इन 2 माह में रूही और मीर के दरमियान बात शायद एक बार हुई थी, और बात ना करने की वजह ये थी कि रूही समझती थी कि मीर को वो कभी अच्छी नहीं लग सकती। फिर कुछ दिन से मीर यूनिवर्सिटी भी आना छोड़ गया। वजह किसी को मालूम नहीं थी, और इस पर शानज़े को एक मौका मिल गया मीर और अपनी गुर्बत के किस्से सुनाने का। शानज़े चाहती थी कि मीर रूही को पसंद करता है, इसलिए वो रूही को पसंद करने के लिए सब कर रही थी। रूही को ये सब सुनकर दुख हुआ, लेकिन पेपर्स में खुद को बिजी रखने में वो इन सब बातों को ज़हन से झटक चुकी थी। पेपर से फरी हो गई रूही को 2 माह हो चुके थे। इस तरह रूही में बहुत तब्दीली आ कुछ माह घर फ्री रहने के बाद रूही ने जॉब करने का सोचा और बहुत सी जगहों पर सीवी ड्रॉप करे। कुछ दिनों बाद रूही को एक कंपनी से कॉल आई। रूही का इंटरव्यू पास हो गया, इस फैसला कर लिया गया वो जॉब करेगी। जॉब करते कुछ दिन हुए तो उसे मालूम हुआ ये कंपनी मीर मोहम्मद की है। जब किसी काम से मीर ने रूही को ऑफिस में बुलाया तो मीर को लगा शायद रूही है, जो यूनिवर्सिटी और पेंटिंग क्लास में थी। लेकिन जब रूही ऑफिस में दाखिल हुई तो मीर ने 2 दफ़ा सर से पाँव तक देखा, लेकिन ये तो कोई और ही थी। दरवाजे को नॉक करते हुए रूही अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम सर। रूही: जी सर। हाँ, सॉरी, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम और आवाज़ आपसे बहुत मिलती है, लेकिन वो पर्दा करती थी। रूही को झटका लगा कि मीर पहचान भी नहीं सका। फिर खुद ही सोचोगा, सफ़र करते हुए कैसे पहचान पाता, हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी। मैं जाऊँ सर? जी जा सकती हैं आप। थोड़ी देर बाद फिर मीर ने रूही को बुलाया। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतनी मुशाफत कैसे रख सकता है? रूही ऑफिस में दाखिल हुई। जी सर, आपको मेरे साथ काम करना है इसी ऑफिस में मेरे साथ, ये सामने आपका टेबल है। ओके सर। 4 माह बाद रूही की एक बहुत दोस्त बन गई। हिना मिर्ज़ाज की बहुत अच्छी थी, इसलिए हिना ने फ़ारग वक़्त में बातें किया हो जाया करती थी। ज़्यादा वक़्त तो मीर के ऑफ़िस में ही गुज़रती थी, और मीर भी काफ़ी हद तक अच्छे अखलाक से बात करता था रूही से। यहाँ यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी रूही को इस रूही में तलाश करता था। रूही: पता है, मैं उसने अपनी दोस्त रूही को कभी नहीं बताया भी नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब ना जाने वो कहाँ है, मुझे इसका कुछ पता नहीं। मैंने उसे बहुत तलाशा, वो मुझे नहीं मिली। मैं चाहता कोई मुआवज़ा हो जाए और वो सामने आ जाए। दोनों अपने आंसू छुपाने की कोशिश में हंसते थे, और बाज़ दफ़ा हंसी कहकों में बदल जाती है, जो कि सारा स्टाफ सुनता। अगर यहाँ पुरानी रूही होती तो शायद उसे फ़र्क पड़ता, लेकिन अब की रूही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूही और मीर के बारे में ऑफिस में आम था कि दोनों एक
एक दूसरे को पसंद करते रहे और कुछ लोग जेलसी में बहुत सी बातें फैला रहे थे और रूही को ये सब मालूम था। मीर रोज़ याद करता रूही को और फिर रूही की बातें रूही से करता और रूही बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी। फिर रूही ने ऑफिस जाना छोड़ दिया और हिना से बोला सर को बता दे वो नहीं आ सकती। ऑफिस में सारा स्टाफ यही समझा के अपने खिलाफ बातों से तंग आकर जॉब छोड़ दी, लेकिन रूही किसी और मलाल में थी। अचानक पर्दा छोड़ने की जो वजह थी वो ये थी कि रूही समझी थी कि उसने जिसे लड़कियां किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन जॉब मिलने के बाद जब रूही को पता चला ये मीर का ऑफिस है और फिर अपने लिए मीर के जज्बात पर ना देखे बात की उसकी मोहब्बत मीर की आंखों में उसके लिए एहतराम, ये सब रूही को अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। इस वजह से रूही ने जॉब छोड़ दी। एक दिन हिना रूही इसके घर मिलने आई और उससे बातें कर रही थी। बातों बातों में हिना से ने पूछा फिर कैसी रही इससे तुम्हारी मोहब्बत। ऐसे के लोग पूछते थे कि ऐसी क्या बात हुई थी कि उससे तुम्हारी हंसी कहकों में बुलंद हो जाती थी। बस ये बात ये थी कि वो अपने गमों को सेलिब्रेट करता था और मैं अपने गमों को वो मर्द था और अपनी मर्दानगी का भरम कायम रखने के लिए रोता नहीं था। और मैं ऐसी औरत मजबूत बनने के चक्कर में रोना भूल गई और वो ये वक्त याद नहीं पड़ता कि मोहब्बत आखिर थी किसको। रूही यार तुमने उसे बताना तो था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, मैं वो मेरे बारे में जानने के बाद मुझसे नफरत करेगा। ये तुम क्या कह रही हो रूही? क्या है जो वो जानेगा और नफरत करेगा? मुझे तो लगता है वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फिर वो किसी और से करता था क्या? हाँ शायद ये वजह थी जॉब छोड़ने की। शायद ये तुम बहुत बदील हो गई दुपट्टा ओढ़ने तुम्हें पहली बार देखा। रूही आंखें बंद किए आंसू बहा रही थी। वो ऐसी ही थी, दुपट्टा ओढ़ती हिजाब नकाब अब फिर से ये सब अपनाना तो चुकी थी, लेकिन खुद को बहुत गुनहगार समझती थी कि एक इंसान के लिए उसने अपने रब को नाराज़ कर दिया था। अब हर रात रोते और गिड़गिड़ाते गुजरती कि उसे अल्लाह माफ़ कर दे। रूही अपनी सोचों में थी। हिना ने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। रूही ने घर में मैं तो खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन दिल पर सुकून नहीं था। दिल में एक मलाल था कि उससे गुदा हो गया। घर में इस वक्त अली और अमन की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन अली मान नहीं रहा था। एक दिन रूही अली के कमरे में आ गई। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया, तुम्हारा कोई भाई भी है। रूही ने मुस्कुराहट में होंठ खिले। रूही इस वक्त काले रंग की चादर ओढ़े हुए थी। अली रूही को भगौर देखे बोला बहुत प्यारी लगती हो इसी तरह। बस भाई कभी कभी हम इंसान गलत रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन हर हर बार अल्लाह थाम लेता। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए रूही। बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी दिल से खुशी कर दे भाई, वरना मेरा ये दिल फट जाएगा। कैसी बातें करती हो रूही? अच्छा छोड़ो भाई, आप इमन से शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे? रूही मैं उसे पसंद नहीं करता। मुझे आयशा अच्छी लगती थी और उसका यूँ जाना मेरे लिए एक धचका था। मैं संभल तो गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी शादी नहीं कर सकता और इमन से तो कभी नहीं। भाई इमन अच्छी लड़की है और आपसे मोहब्बत भी करती है, लेकिन मैं नहीं करता। भाई मुझे लगता है चाहने से चाहे जाना ज़्यादा अच्छा है। वो आपको बहुत चाहती है, मुझे पता है। वो बहुत सालों से आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन कभी बताया नहीं। आप इसके बारे में सोचिए आज रात, फिर जो फैसला होगा आप सबको कबूल होगा। मैं जानती हूँ। अब शब्बा खैर। अगले दिन अली ने सुबह उठते ही अपने अब्बा को एमन से शादी के लिए हाँ कर दी। फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू की। कमाल अहमद और जमाल अहमद दोनों भाई एक नए रिश्ते में बंधे जा रहे थे। सब कुछ बहुत धूमधाम से हुआ था। रूही भी अपने पर्दे की मुनासबत से तैयार हुई थी। हिना से एक बार फिर रूही की जान जॉब छोड़ने की वजह पूछी, जिस पर हिना ने बताया कि रूही कुछ ठीक नहीं थी। यानी जैसी रूही को हम यहाँ देखते थे वो उसके बरकत से। क्या मतलब तुम्हारा हिना? मतलब शायद सर वो शायद पर्दा करती है या अब शुरू किया है और मेरी इससे इतनी बात नहीं हुई। वो काफ़ी अफसुदा थी तो मैंने उसे ज़्यादा तंग नहीं किया। वापस आ गई हिना, क्या तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दे सकती हो? श्योर सर। हिना के जाने के बाद भी एक मिली जुली कैफियत में था, हंस रहा था, रो रहा था और वो रूही को पहचान ही नहीं पाया। रूही ने आखिर ऐसा क्यों किया? इतना तब्दील कैसे होगी? घर आकर इन्हें अपने अब्बा को बताया वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आप मेरे साथ उसके घर में रिश्ता लेकर जाइए। वीर के बाबा जान ने मान गया और वो कुछ दिनों बाद रूही के घर रिश्ता लेके गया। वहाँ जाकर वीर ने बाबा ने बात की कि मेरा बेटा आपकी बेटी में इंटरेस्टेड है तो हम रिश्ता करना चाहते हैं। कमाल साहब ने कहा कि हम सब मशवरा करके आपको बताएंगे। रूही को भी नहीं बुलाया। कमाल साहब ने अपने भाई से मशवरा किया और मीर मोहम्मद ने बिजनेस और उसके बारे में सब पता करवाने को कहा। सब कुछ पता करवाने के बाद जमाल ने बताया कि काफ़ी अच्छे लोग और बिजनेस में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन। और अली और उसकी माँ से बोला कि रूही से बात कर ले कि उसके लिए कोई रिश्ता आया है, शायद इसमें कोई दोस्त हम इसको आज बुला रहे हैं। लेकिन रूही ने बात सुने बगैर ही कह दिया कि यार जैसे
आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दें। मेरी वीर अपनी पूरी तैयारी से आया था, आज बात डन हो जाए, मंगनी की रिंग सब कुछ साथ लेकर आया था। रिश्ता पक्का होने के बाद रूही के बाप ने कहा कि मेरी बेटी पर्दा करती है, वो चाहती है कि निकाह से पहले वीर के सामने नहीं आएगी। लेकिन जनाब, बेटी तो बेटी की तरह है, हम इसके लिए गिफ्ट लाए हैं जो मैं अपनी बेटी को खून दूंगा। जी जी आप आए। कमाल साहब वीर के बाबा को एक रूम में लेकर गए जहाँ रूही थी। उसे रिक पहनाते हुए सब पर प्यार दिया और शादी जल्दी का फैसला किया। एक बार बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रूही का मीर याद आता था, लेकिन वो खुश थी कि ये अल्लाह का इंतखाब है, इसलिए वो उसे रद्द नहीं कर सकती थी। आज रूही का निकाह था, उसे ये नहीं पता था कि उसका वीर से निकाह हो रहा है, लेकिन वो वीर उसका वीर होगा, ये उसे वीर को अपने सामने देखकर पता चला। रूही इस वक्त नकाब में थी, आंखों में नमी थी जो मीर देख चुका था। रूही को देखते ही मीर ने स्माइल का इशारा किया, जिस पर रूही अपनी आंखें साफ करने लगी। रूही की रुखसती हो चुकी थी, वो इस वक्त मीर के कमरे में मौजूद थी। जब मीर दस्तक देकर अंदर आया, रूही ने मीर को अपनी जाना बातें देखा। रूही जो अभी तक हजाब में थी, सोच रही थी कि क्या मीर सब कुछ जानता है, क्या नकाब से ही ऐसे घूरती रहोगी। हाँ, मैं सब जानता हूँ, ऐसे कैसे पता कि ये सोच रही हो ये बंदा है या जीन। मीर आप जीन ही समझे। हाँ हाँ सॉरी। फिर मीर अपने हाथों से रूही का नकाब खोलने लगा, फिर उसके बालों की लिटों को उसके चेहरे से हटा पीछे करने लगा और रूही की आंखों से आंसू बह निकले। मीर रूही के होठों पर उंगली रखकर भी चुप करवा दिया। मीर कहा ना चुप, लेकिन मुझे बोलना है वरना मेरा दर्द बढ़ता जाएगा। मीर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने एक इंसान की मोहब्बत में खुद को क्या से क्या बना लिया। मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मुझसे गुनाह हो गया। रोते रूही की हिचकियाँ बन गई। मीर रूही का हाथ हमें मेरी तरफ देखो। रूही हम इंसान हैं, हम भटक जाते हैं, जिस तरह बच्चा भटक जाए तुम हाँ उसे रास्ता दिखाती है, रास्ता समझाती है। हमारा रब भी फिर तो सत्तों माँ से ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम खुद को गुनहगार समझना छोड़ दो। अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं है। तो मुझे बहुत प्यारी हो मैं ये आंसू रूही की आंखों से आंसू पोरों में चूरते हुए तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। आज फूलों की खुशबू, गिरदोगवा की खुशबू, फितर की खुशबू और रूही के महबूब की खुशबू रूही की रूह तक हलूल हो चुकी थी। ख़त्म से बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल को